Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7th. Student, हमने इसके पहले के पार्ट 1 में हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन वेयर हिस्ट्री व्हेन वेयर एंड हाउ इस लेसन के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे. आज इस पार्ट 2 में हम उसके आगे के जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So students, today's first topic is analyzing change over 1000 years. मतलब हजारों साल में क्या क्या चेंजेस हुए थे अपने इंडिया में, अपने इंडिया के जो भी मतलब कल्चरल सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस हुए थे वो हम इसके बारे में हम इसमें एनालाइज करेंगे. Historians use different types of sources to learn about the past depending on the period of their study and the nature of their investigation. जो ऐतिहासिक काल के जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस से उन्होंने अपने मतलब कंट्री के पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की कि पहले के काल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उन सब के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी अलग अलग तरीकों से. और उसमें उन्होंने जो मतलब उस पास्ट के ऊपर जो उसके डिपेंड पे मतलब जो भी सोर्स के थ्रू उनको जो भी उनको पता चला उनके बारे में उन्होंने उनके ऊपर उनके डिपेंडेंट पे उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ जानकारी प्राप्त की और उसके ऊपर उन्हें बहुत सारी मतलब ऐसे स्टडी की. Sources in the form of coins, inscriptions, paintings, architectural remains and textual records serve as the link to the past. मतलब उस जानकारी में या उस इन्वेस्टिगेशन में उनको जो भी चीजें प्राप्त हुई, ऐसे कोई मतलब पुरान काल के कॉइन्स हैं या फिर उनके कोई पेंटिंग्स, उनके कोई मतलब जैसे कोई बिल्डिंग्स है, कोई मॉन्यूमेंट्स है, उनसे जो भी मतलब उनको जानकारी प्राप्त हुई वो उसकी जो लिंक है वो पूरी पास्ट में जाके जुड़ती है. मतलब उन सब चीज़ों से उनको पास्ट की घटनाओं के बारे में उनको जानकारी मिली. Medieval Indian history has left behind a rich repository of archaeological and literary sources which help us reconstruct the history of the period. तो इन सब के पीछे मतलब जो भी रिपोजिटरी होती थी, मतलब इन सब जानकारी को जमा करके उन्होंने जिस मतलब उन जानकारी का जिसमें उन्होंने स्टोर करके रखा था उसको उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया. तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नोन एज आर्कियोलॉजी. मतलब जो हिस्टोरियंस ने जो मतलब हिस्ट्री के थ्रू जो भी उन्होंने स्टडी की, मतलब ह्यूमन लाइफ के बारे में उस मतलब हिस्ट्री में मिली जो भी चीज़ों के थ्रू उन्होंने जो स्टडी की है हिस्ट्री के बारे में उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं. सच सोर्सेस में इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. तो इसमें जो सोर्सेस इंक्लूड है वो है उस पुरान काल के ऐतिहासिक काल के मॉन्यूमेंट्स, उस टाइप की पेंटिंग्स और जो इंस्क्रिप्शंस या फिर जो उनमें जो कॉइन्स मिले थे उनको उस काल के उन कॉइन्स के थ्रू उन्होंने स्टडी की थी. इसके बाद है पहला पॉइंट हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स सच एज पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स, क्लॉक्स, टॉवर्स and so on and also help to reconstruct the past. मतलब हिस्टोरिकल काल में जो भी मॉन्यूमेंट्स थे या जो भी बिल्डिंग्स थे जैसे उस काल के राजा महाराजाओं के पैलेसेस और उस काल में जो मंदिरें बनवाई गई थी वो टेम्पल्स और फोर्ट्स, उनके किले या फिर मॉस्क्यूज और मतलब जो उनकी समाधियाँ वगैरह और टॉम्स या फिर क्लॉक टॉवर्स. तो इन सब चीज़ों से उनके मतलब उनके हेल्प से उन्होंने पास्ट की जो भी स्टोरी थी या पास्ट का जो भी इवेंट था उसको रिकंस्ट्रक्टेड किया. द बिल्डिंग्स रिवील द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियड. They also provide an idea about the technical advancement and prosperity of the empires in which they were constructed.
The famous monuments of the medieval period are the Humayun tomb, Qutub Minar, mosques such as the Quwwat ul Islam and Jama Masjid, Red Fort, Taj Mahal and Holswar Temple. तो ये जो मतलब पुरान काल के जो मॉन्यूमेंट्स है, फिर जो बिल्डिंग्स है, उनमें से सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट्स थे वो है मिडाइवल पीरियड के, मतलब मध्ययुगीन काल के जो सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट्स थे वो थे हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं टॉम्ब कहते हैं, और उसी तरह कुतुब मीनार और मतलब मॉस्क्यूज और एक कुव्वत उल इस्लाम और जामा मस्जिद, और जैसे रेड फोर्ट और ताजमहल। ठीक है, इस तरह से जो भी मतलब ये बड़े बड़े फेमस जो मॉन्यूमेंट्स थे वो बहुत उस मिडाइवल पीरियड के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स थे। They provide information about the architectural skills of workers, the materials used for constructions, and the mode of transportations in use, as well as the cultural and religious beliefs prevalent during the time. उस काल में ये जो आर्किटेक्चर जो स्किल थे, मतलब ये जो भी बिल्डिंग्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उनके मतलब उनमें जो वर्कर्स ने जो भी मटेरियल्स यूज किए थे उनके कंस्ट्रक्शंस के लिए, उनकी बांधने के लिए जो भी मटेरियल्स उन्होंने यूज किए थे, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब किस तरह से उन्होंने यूज किया था, मतलब उन मटेरियल्स को लाने के लिए उन ट्रांसपोर्टेशन का किस तरह से यूज किया था, और उसी में से कल्चरल और रिलीजियस सांस्कृतिक और धार्मिक जो बिलीव्स थे लोगों के, वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पक्के बने हुए थे। इसके बाद कई इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions are writings engraved on solid surfaces such as metals, rocks, pillars and stone structures. Inscriptions written in various languages and scripts may record royal proclamations, religious instructions and gift to temples, peoples और villages. Inscriptions जो है वो एक लिखित रूप में होते थे। जो इंक्रिप्शंस है वो राइटिंग में होते थे, और वो राइटिंग जो है वो ज़्यादातर वो किस में करते थे, मेटल्स के ऊपर या फिर रॉक्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, तो या फिर स्टोन स्ट्रक्चर में। तो इस तरह के वो कुछ मतलब जैसे कोई चीज़ें मतलब किसी की कोई इंफॉर्मेशन वो ऐसे लिखते थे उसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन में वगैरह, तो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये वेरियस लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, मतलब अलग अलग कई तरीके की भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। और ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो बहुत ही मतलब लोगों के लिए या गाँव के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल हो गई थी, और जो ऐतिहासिक का जो राइटर्स थे उनके लिए ये इंस्क्रिप्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट उनको हो गए थे, मतलब इस हिस्ट्री की जानकारी हासिल करने के लिए। फॉर दिस वी हैव an abundance of sources from Rajput and Chola inscriptions as well as inscriptions on the walls of the Taj Mahal, the Red Fort and on several palace walls. Such as inscriptions tells us about the social and economic conditions of people and sometimes even provide dynastic list of kings or genealogies. मतलब जो राजपूत और चोल साम्राज्य का जो काल था, उनके काल के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो उनके राजपूत के किलों के दीवारों पर, या फिर जैसे ताजमहल है, ताजमहल के दीवारों पर कुछ इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखे गए थे, या फिर रेड फोर्ट पे, और ऐसे बहुत से सिविल जो पैलेसेस थे राजा महाराजाओं के, उनकी दीवारों पे ऐसे कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन में लोगों के मतलब वो लोगों को कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन या फिर उनके काल के जो राजा महाराजा थे उनके कुछ ऐसे डायनेस्टिक्स लिस्ट जो थे वो उनके लोगों को पता होने चलने के लिए वो इंस्क्रिप्शंस उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे थे। इसके बाद है कॉइन्स। Coins tells us about the polity and economy of a period. The legend of writings on the coins generally convey the names, dates of issues, titles and portraits of kings and at times even their dynastic emblem.
उस राजा महाराजाओं के पहले के काल में जो कॉइन्स होते थे, उस कॉइन्स में उस साम्राज्य के उस काल के जो राजा थे उनकी पिक्चर वो वहाँ पे मतलब मुद्रित करते थे। राजा की पिक्चर और वो काल का उस काल की डेट और टाइम और उनके साम्राज्य के नेम के वो कौन सा काल था, कौन से राजा का काल था, वो सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके कॉइन्स पर मुद्रित करते थे। उसके वजह से हमें वो मतलब कॉइन से बहुत ज़्यादा या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और इसमें जो कुछ ऐसे टाइटल्स भी दिए जाते थे और राजा के जो फोटोज या पोर्ट्रेट्स भी उसमें लगाए जाते थे। उससे हमें पता चलता था कि ये कौन से राजा के काल के मुद्रा है या कॉइन्स है। Coins shed light on art, religion, economic conditions, trade, etc. The composition of the metal or alloy used in the coins gives information on the scientific advancement achieved. At times, coins are excavated from distant palace, which gives an idea about the extent of the empire. The sultans of Delhi, the Mughal Empire, and the Chola and the other religional rulers issued many coins. तो जो कॉइन्स थे उस काल के वो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन देने की एक मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और जिससे अलग अलग राजा के अलग अलग काल के उनके अलग अलग एम्पायर के इंफॉर्मेशन हमें उन कॉइन्स के थ्रू मिलती थी। तो मुग़ल सल्तनत जो दिल्ली की जो मुग़ल सल्तनत थी उनके कॉइन्स के थ्रू हमें उनके सल्तनत के बारे में, उनके काल के बारे में, उनके राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह चोल साम्राज्य के जो उनके काल के जो कॉइन्स थे उनके बारे में भी हमें उनके कॉइन्स के माध्यम से हमें उनके साम्राज्य की चोल साम्राज्य की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। इस तरह से हर साम्राज्य के कॉइन्स के थ्रू हमें उनके काल की, उनके साम्राज्य की, उनके राजाओं की हर मतलब इंफॉर्मेशन हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। Sculptures and paintings also provided valuable information about medieval Indian history. The bronze sculpture and bronze sculpture of the Nataraj, the dancing Shiva, is representative of the sculpture produced during the period. जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जो थे वो भी बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एक माध्यम थे, जिससे हमें मध्ययुगीन भारत के जो इतिहास था वो हमें उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ब्रोंज स्कल्पचर जो मतलब नटराज की जो मूर्ति थी, जो डांसिंग शिवा मतलब एक डांस करते हुए जो शंकर जी की मूर्ति जिसको हम नटराज कहते हैं, तो वो मूर्ति भी उस काल में ही बनी थी, मध्ययुगीन काल में। और वो हमें स्कल्पचर प्रोडक्शन की मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हमें देती है। द स्कल्पचर्स वेयर मेड ऑफ ब्रोंज, वुड और स्टोन एंड डिपिक्टेड फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, क्वींस एंड किंग्स। तो ये जो स्कल्पचर्स थे वो ब्रोंज के बनाए जाते थे, ब्रोंज या फिर वुड्स के और या फिर पत्थरों से वो बनाए जाते थे। और वो जो मतलब जो स्कल्पचर्स थे वो भगवान के या मतलब उस काल के भगवान के या देवी देवताओं के या फिर उनके साम्राज्य के राजा या फिर रानियों के वो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। द पेंटिंग्स रिफ्लेक्टेड थीम्स ऑफ रिलीजन, forest life, court scenes, mythological stories, lifestyle of the people and food habits of the times. Different styles of miniature painting also involved during this period. तो इस पेंटिंग्स की थीम में धार्मिकता या फिर जंगली जीवन या फिर मतलब जो कुछ ऐसे मिथोलॉजिकल स्टोरीज या फिर उस काल के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी और उनके फूड हैबिट्स कैसे थे, इन सब के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो पेंटिंग के थ्रू प्राप्त होती है। डिफरेंट स्टाइल के जो पेंटिंग्स वहाँ के तब उस काल के जो पेंटरों ने बनाई थी उनसे हमें उनकी संस्कृति के बारे में भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है लिटरेरी सोर्सेज। द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री सॉ अ
प्लेथोरिया ऑफ रिटर्न सोर्स बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। जो मध्ययुगीन भारत मतलब मध्ययुगीन काल के भारत का जो इतिहास था वो रिटर्न सोर्स में हमें मिलता है, मतलब लिखित स्वरूप में हमें वो देखने को मिलता है। और वो जो इंफॉर्मेशन है या जो हिस्ट्री है वो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों भी टाइप में हमें देखने को मिलती है। द नॉन रिलीजियस सोर्सेस वेयर इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफीज एंड autobiographies, court chronicles, and historical accounts by pilgrims, traders and royal ambassadors। मतलब जो नॉन रिलीजियस सोर्सेस है वो हमें बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के थ्रू हमें देखने को मिलती है। और इसमें कुछ ऐसे हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो हमें पिलग्रिम्स से देखने को मिलते हैं, फिर ट्रेडर्स से और रॉयल एम्बेसडर्स जो उस काल के जो थे उनके थ्रू हमें उस टाइम की जो हिस्ट्री है वो हमें देखने को मिलती है। द लिटरेरी सोर्सेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनियस एंड फॉरेन राइटिंग्स कवरिंग सब्जेक्ट्स सच एज रिलीजन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड सो ऑन। इसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेस जो है मतलब लिखित जो सोर्स हमें देखने को मिलते हैं वो है इंडिजिनस और फॉरेन राइटिंग्स, मतलब वो हमें फॉरेन राइटिंग्स में देखने को मिलते हैं। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में मतलब कौन कौन से टॉपिक के बारे में हमें उसमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है रिलीजन और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन सब के बारे में हमें उसमें से जानकारी प्राप्त होती है। These were written in a variety of languages such as Persian, Sanskrit, Arabic, Urdu and many other religion languages। और वो जो भी मतलब फॉरेन राइटिंग्स जो या फिर जो बुक्स थे उस काल के जो लिखे गए थे जिसमें हमें पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, तो वो जो बुक्स थे उनकी जो भाषा थी, जिस भाषा में वो लिखे थे वो ऐसे अलग मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वो बुक्स लिखे जाते थे। तो उनमें से जो लैंग्वेजेस थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत और अरेबिक, उर्दू, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में वो बुक्स या वो इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने को या देखने को मिलती है। Interestingly, in the early medieval period, paper was still not used in India. The materials used for writing included palm leaves, bark or beech trees and animal skin. In the late medieval period, paper became the chief writing materials. ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसे एक बात है कि मिडाइवल पीरियड में भी अपने इंडिया में तब पेपर्स नहीं थे, मतलब कागज़ की निर्मित नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे जो भी मटेरियल्स मतलब लिखने के लिए जो चीज़ें यूज़ हुआ करती थी वो थी पाम लीव्स, मतलब पाम ट्री के जो पत्ते थे उसके ऊपर लिखते थे, या फिर मतलब ट्रीज किसी भी ट्रीज के पत्तों पे, या फिर उनके मतलब वुड्स के ऊपर, या फिर एनिमल्स के स्किन पर, मतलब जंगली जानवर या भी मरे हुए जो जानवर थे उनके स्किन के ऊपर वो लिखते थे। तो लेकिन फिर मिडाइवल पीरियड के एंडिंग में मतलब उनके मिडाइवल पीरियड खत्म होने के बाद ही अपने इंडिया में पेपर्स की या कागज़ की निर्मित हुई थी। इसके बाद है ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। बायोग्राफीज सच एज पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई, हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम एंड ऑटोबायोग्राफीज सच एज बाबर बाबुर नामा और इन तुर्किश एंड जहांगीर तुजाके जहांगीरी इन पर्सियन वेयर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज जो लिखे गए थे उसमें से जो बायोग्राफीज जो थे जैसे पृथ्वीराज रासो जो चांद बरदाई ने लिखा था, इसके बाद हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा था, और इसमें ऑटोबायोग्राफीज जो थे जैसे बाबर नामा तो वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, और जहांगीरी का जो तुजाक के जहांगीरी नाम का एक ऑटोबायोग्राफी थी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। द बाबरनामा reveals the detailed attention Babur paid to the flora and fauna of Hindustan,
While the Tuzaki Jahangiri provides a fascinating insight into the court politics of the period of provides details of the emperor's personal life. मतलब ये जो बाबरनामा जो ऑटोबायोग्राफी थी, ये हिंदुस्तान में जो फ्लोरा एंड फौना के का मतलब बाबर ने जब फ्लोरा एंड फौना जो पेट किया था उस टाइम पे ये बाबरनामा लिखा गया था। और तुझाकी जहांगीरी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें, मतलब कोर्ट पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के जानकारी हमें वो उसमें से प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक रोट हिज ऑटोबायोग्राफी नोन एज फतूहत ई फिरोज शाही। जो फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने अपनी खुद के ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था फतूहत ई फिरोज शाही। इसके बाद है कोर्ट क्रॉनिकल्स। Several scholars wrote about history of dynasties of the period known as court chronicles. Two examples of such books are Abd Allah Qadir Badounes और मुंतखब तवारीख। तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे जो बुक्स है जो कोर्ट क्रॉनिकल्स में दो एग्जांपल्स दिए गए हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स के जो बुक्स लिखे गए थे, जिसमें एक था अब्द अल कदीर और दूसरा था मुंतखब तवारीख। और इसके जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स मतलब ऐसे भी उनके नाम दिए गए थे, मतलब क्रॉनिकल्स के सिलेक्शन इन दो बुक के नाम से किए गए थे। अ वर्क इन 3 volumes which deals with the region of बाबर, हुमायूं एंड अकबर। तो इनमें ज़्यादा मतलब ये जो कोर्ट क्रॉनिकल्स थे ये ज़्यादातर मुगल साम्राज्य के राजाएं उनका यूज़ करते थे। तो इनमें जो बाबर थे, हुमायूं थे और अकबर थे, ये इसके बारे में मतलब डील्स करते थे और इनके बारे में मतलब इनका यूज़ करते थे। बरानिस तारिक ए फिरोज शाही और फिरोज शाह's हिस्ट्री डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो फिरोज शाही की जो हिस्ट्री थी, फिरोज शाह की जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी जो हिस्ट्री थी वो दिल्ली सल्तनत के मतलब दिल्ली सल्तनत में ही उनकी हिस्ट्री ज़्यादातर मतलब डिस्क्राइब हुई थी, अब उसका वर्णन वहीं से किया गया था। The Raj Tarangini, authored by Kalhan in the 11th century, deals with the history of the rulers of Kashmir. जो एक राज तरंगिणी नाम का जो मतलब एक ग्रंथ है, ऑटोबायोग्राफी है, वो 11th सेंचुरी में लिखी गई थी और वो उसके ऑथर थे कल्हन। उन्होंने वो हिस्ट्री लिखी थी जो उनके ऊपर डिपेंड थी, जो कश्मीर के रूलर्स थे, मतलब एक कश्मीर के राजा थे जिनकी वो ऑटोबायोग्राफी थी। Many rulers appointed historians in their courts to record the event of their rule. Historians often traveled with the ruler and recorded the events. Abul Fazl Akbarnama is a fine example of such work. Its 3rd volume, Ain-e-Akbari, describes the administration under Akbar and includes statistical reports of his empire. कुछ ऐसे रूलर्स थे जो इन्होंने कुछ ऐसे इतिहासकारों को अपॉइंट किया था अपने राज्य में, जो उनके कायदे कानून का रिकॉर्ड लिख सके या उनका रिकॉर्ड अपने मतलब लिख के अपने हिस्ट्री में वो रख सके। इसलिए तो कुछ जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बहुत से ट्रैवल किए रूलर के मतलब हर साम्राज्य के अलग अलग रूलर्स के तरफ जा गए और उनके रिकॉर्ड को, उनके क्षणों को उन्होंने मतलब उनके जो इवेंट्स थे उन्होंने अपने साम्राज्य में जो भी कार्य किए थे, उनकी जो हिस्ट्री थी वो उन्होंने लिख के उसका रिकॉर्ड बनाया था। इसी में एक अबुल फजल का अकबरनामा था और उसी में एक 3rd मतलब आइन-ए-अकबरी जो राजा शहंशाह जो अकबर थे उनकी हिस्ट्री उसमें आइन-ए-अकबरी के नाम के ऑटोबायोग्राफी में इंक्लूड की गई थी। Many foreign travelers, scholars, pilgrims and royal ambassadors visited India during the medieval period and left behind an account of the period. बहुत से ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स आए जो या फिर जो स्कॉलर्स आए अपने इंडिया में, उन्होंने बहुत सी ट्रैवलिंग की अपने इंडिया में और मध्ययुगीन काल में उन्होंने बहुत सी जानकारी भी हासिल की थी।
Besides writing about the ruler and his administration, they also focused on the life of the common people. जो कुछ ऐसे इतिहासकार जो आए थे, जो राजा के बारे में जो जानकारी लिखते थे या उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, वो उन्होंने ज़्यादातर उन राजाओं के काल में जो कॉमन पीपल्स थे उनके लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया था. Ibn Battuta, the traveler and scholar from Morocco, visited India during the rule of the Tughlaqs and wrote the Rihla, which tells us about the geography of India. जो एक ट्रैवलर मतलब इब्न बतूता नाम के एक ट्रैवलर जो थे, जो मोरक्को से आए थे अपने इंडिया को विजिट देने के लिए, इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए. उस वक्त अपने इंडिया में तुगलक लोगों का मतलब तुगलक का साम्राज्य था, तुगलक के राजा का हमारे अपने इंडिया पे वर्चस्व था. तो उस वक्त इब्न बतूता ने अपने इंडिया की कंडीशन या तुगलक के साम्राज्य के जो हिस्ट्री मतलब जो भी जानकारी उन्होंने देखी थी उसको उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, जिसका नाम था रिहला. ये एक जियोग्राफी मतलब पूरे इंडिया की जो भौगोलिक परिस्थिति थी उस कंडीशन में उन सब की जानकारी उस ऑटोबायोग्राफी में हमें पढ़ने को या देखने को मिलती है. Al-Biruni Tariq's Al-Hind written around 1030 CE, when he accompanied Mahmud Ghazni on his campaigns into northern India, is considered to be one of the finest foreign accounts of the medieval period. एक अल-बिरूनी तारिक अल हिंद, ये जो एक ऑटोबायोग्राफी है, ये मतलब ये 1030 के शताब्दी में लिखी गई थी और ये महमूद गजनी के मतलब काल में या उसके ऊपर ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी. इसके बाद है राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. द राइटिंग्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स सच एज ड्यूरेट बर्दोसा एंड डोमिंगो पेस ऑफ पोर्तुगाल, राल्फ पीच, विलियम हॉकिंस एंड Sir Thomas Roy of England, Niccolo de Conti and Niccolo Manucci of Italy, and Bernier and Tavernier of France also constitute a valuable source for the history of the medieval period. मध्ययुगीन काल में जो जितने भी यूरोपियन ट्रैवलर्स आए अपने इंडिया में और अपने इंडिया में उन्होंने इतनी ट्रैवलिंग की, हर राजा हर साम्राज्य का उन्होंने मतलब किस तरह से अपने इंडिया में चेंजेस हो रहे, हर साम्राज्य किस तरह से बदले, वो उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री मतलब हर राजाओं के हर साम्राज्य की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की. जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उनमें ड्यूरेट बर्दोसा नाम के ट्रैवलर्स थे और डोमिंगो पेज जो पोर्तुगाल के थे और राल्फ पीच, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय ये इंग्लैंड के जो कुछ ट्रैवलर्स अपने इंडिया में आए थे. और उसके बाद निकोलो दे कॉन्टी और निकोलो मानुस्की ऑफ इटली, वो भी एक निकोलो मानुस्की नाम के पर्सन जो थे जो अपने इंडिया में ट्रैवलिंग करने के लिए आए थे, वो इटली से आए थे. और बर्नियर ट्रैवनियर ये जो थे फ्रांस से आए थे. तो इस तरह से कुछ मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग देशों के जो ट्रैवलर्स थे अपने इंडिया में विजिट देने के लिए आए थे. These foreign travelers have described the life of the people, the condition of trade and commerce and the grandeur of the royal places and courts in their accounts. तो ये जितने भी ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने अपने अपने नज़रिए से अपने इंडिया के परिस्थिति को, अपनी इंडिया की कंडीशन को उन्होंने देखा, क्या क्या मतलब उसमें चेंजेस हुए या क्या क्या मतलब उस जिस राजा के काल में वो लोग आए थे तो उस काल के जो पीपल्स थे, उनके साम्राज्य के जो लोग कॉमन पीपल्स थे, उनकी कंडीशन कैसी थी, क्या किस टाइप का उनसे वो राजा किस टाइम से उनके साथ बिहेव करता था, वो सब उन्होंने अपने हिस्ट्री में उन्होंने अपने जो ऑटोबायोग्राफी में अपने जो ट्रैवलिंग में उन्होंने जितना कुछ देखा वो सब उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने बुक्स में उन्होंने वो नोट किया है.
Athanasius Nitkin trip to India is described in his book The Journey Beyond Three Seas. Sidi Ali Reis was an Ottoman admiral whose travels to India and other countries are recorded in the book Mirat ul Memalik or the Mirror of Countries. जो एक अथानोसिस निटकिन नाम के जो एक ट्रैवलर थे, उन्होंने भी अपनी इंडिया की पूरी ट्रिप की, अपनी इंडिया के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की और उन्होंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अपने लिखे हुए एक बुक में, जिसका नाम था द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज। द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज इस बुक में उन्होंने अपनी इंडिया की पूरी हिस्ट्री, इंडिया का पूरा जो भी उन्होंने देखा वो सब उन्होंने उस बुक में उसका डिस्क्राइब किया। और उसके बाद सीदी अली रेइज जो दूसरे ट्रैवलर आए थे, उन्होंने भी अपने इंडिया की पूरी ट्रैवलिंग की और सब कुछ उन्होंने जाना समझा देखा और उन्होंने अपने एक जो बुक थे मिरत उल मेमालिक या द मिरर ऑफ कंट्रीज, ये जो नाम की बुक थी, उन बुक में उन्होंने अपनी इंडिया की कंडीशन को डिस्क्राइब किया था। इसके बाद है रिलीजियस लिटरेचर। द मिडावल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड एज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। मध्ययुगीन काल में अपने इंडिया की हिस्ट्री में दो टाइप के मतलब जो रिलीजियस होते थे, जैसे एक है भक्ति और दूसरी है सूफी। द सन्स कंपोज पोएम, सॉन्ग्स, दोहास एक्सेट्रा इन द लोकल लैंग्वेजेस विच आर अ रिफ्लेक्शन ऑन द पीरियड ड्यूरिंग विच दे रोड। अपने उस काल के जो संत हो गए थे हिंदू धर्म के, उन्होंने जो भी मतलब अपने अपने लोकल लैंग्वेजेस में उन्होंने कुछ ऐसे पोएम्स लिखे थे, मतलब भक्ति गीत या कोई गाने या फिर जो दोहा या फिर पदावली, तो इस टाइप से जो भी उन्होंने लिखे थे उनको वो अपने मतलब अपने ग्रंथों में वो उन्होंने लिखा था। और आज भी हम उन सब भक्ति गीतों को भगवान के गीत के तरह से हम उनको गाते हैं और भगवान को वो समर्पित करते हैं। During this period, the religious texts Ramayana and Mahabharata were also translated into religious languages. और उसी काल में रामायण और महाभारत भी लिखा गया था, तो उसको भी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया था। रीजनल लिटरेचर of the period was highly acclaimed in the form of stories, poems and dramas such as Jayadev's Gita Govinda and चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। तो मतलब रीजनल लिटरेचर मतलब जो उस काल में कुछ ऐसे स्टोरीज भी लिखे जाते थे, जैसे स्टोरी, पोयम या फिर उसके मतलब उन राजाओं के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर कोई राजा के ऊपर कोई ड्रामा बनाना, उसकी स्टोरी पर कोई फिल्म बनाना या फिर उसकी स्टोरी की मतलब उनके जो कार्य थे या उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो जीवनचर्या थी, उस पर कोई स्टोरी बुक लिखना। तो इस तरह से जो मतलब वर्क काम उस टाइम के जो लोग थे वो करते थे, उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे वो लोग ये सब काम करते थे। तो जैसे जयदेव गीता गोविंदा नाम पर बुक्स लिखी गई थी, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, तो इन सब के ऊपर बुक्स, स्टोरीज, पोएम्स, इस तरह से जो मतलब जो साहित्यकार थे उन्होंने उस पर बुक्स वगैरह लिखे थे। और बुक्स, ये जो बुक्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते, जैसे मराठी, उर्दू, तमिल, पर्शियन, कन्नड़, तो इस तरह से अरेबिक वगैरह, तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में वो बुक्स लिखे जाते थे। इसके बाद हम देखेंगे कैलीग्राफी और द आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स इन एन आर्टिस्ट मैनर वॉज द कॉमन फीचर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में कैलीग्राफी जो एक मतलब एक आर्ट है, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस कर दिया गया था उस काल में, क्योंकि वो जो कैलीग्राफी आर्ट है वो अल्फ़ाबेटिकल टाइप में वो मतलब उसको लिखा जाता था। और इसमें मतलब जो भी ऐसे कुछ कॉमन फीचर्स वगैरह होते थे, कॉमन चीज़ें जो होती थी वो उस कैलीग्राफी में लिखी जाती थी।
Floral and geometric motifs were used to decorate books and monuments of the period. Although the knowledge of calligraphy already existed in India, Persian influence led to the rise of a distinctive style. ये जो कैलीग्राफी स्टाइल है वो अपने इंडिया में पहले ही फेमस हो चुकी थी और इसका यूज़ जो है वो बुक्स को डेकोरेट करने के लिए या फिर मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, मतलब कोई भी बड़ी जो जैसे ताजमहल जैसे कोई ऐसे मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह है उसके ऊपर वो डिज़ाइन बनाना या फिर कुछ वर्क, मतलब कुछ भी सेंटेंसेस लिखना, तो इसका ये जो चीज़ें करते थे वो कैलीग्राफी के थ्रू करते थे। तो अपने इंडिया में तो ये पहले ही फेमस हो चुकी थी। उसके बाद जो पर्शियन लोग आए तो पर्शियनों ने इसको और ज़्यादा, ये कैलीग्राफी की जो स्टाइल थी उसको और ज़्यादा अपने इंडिया में बढ़ावा दिया था और ज़्यादा उसको फैला दिया था। इसके बाद हम देखेंगे रॉयल डिक्रीज। अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव्स इन द फॉर्म ऑफ रॉयल डिक्रीज और फरमान्स वेयर इशूड बाय रूलर्स. These included treaties or agreements between different kings, chronicles of court, and records of revenue. They shed light on the administrative policies and the political system of the kingdom. जो रॉयल डिक्रीज जो थे वो एक लिटरेरी सोर्सेज का एक पार्ट थे और गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स या फिर उनके जो आर्काइव्स जो जमा करके रखते थे उसको मतलब रॉयल डिक्रीज के स्टाइल में उनसे मतलब इशू किया जाता था रूलर्स की तरफ से, किंग की तरफ से। और इसमें जो मतलब ट्रीटीज जो इंक्लूडेड थे, मतलब जो कुछ ऐसे किंग के थ्रू जो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स वगैरह किए जाते थे, मतलब अलग अलग राजाओं के बीच में एग्रीमेंट्स होते थे, तो उसको भी रॉयल डिक्रीज में उसको रखा जाता था या उसमें वो जमा करके रखा जाता था। तो स्टूडेंट ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।